चलो तो फिर एक बार और देख लेते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या है? किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने से उस वस्तु के आकार अथवा आकृति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, और उस परिवर्तन का वो वस्तु क्या करती है? विरोध करती है, और उस बाह्य विरूपक बल को जब हटा लिया जाता है तो वह पुनः उसी स्थिति में वापस आ जाती है। तो वस्तु के इस गुण को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। और वस्तु को क्या बोला जाता है? प्रत्यास्थ। ठीक है, और जिस बल के कारण वह वस्तु पुनः उसी स्थिति में क्या करती है? वापस लौटती है, उस बल को हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। जिस बल के कारण अगर बाह्य विरूपक बल तुम हटा लिए तो उसमें कुछ परिवर्तन किए थे, तो परिवर्तन जैसे ही बाह्य विरूपक बल हटाए तुरंत वह उसी स्थिति में क्या हुआ? वापस आ गया। इसका मतलब कोई ना कोई बल उसको वापस खींच रहा है ना? तो उस बल को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना? साफ पता चल रहा है, रिस्टोर करना, है ना? वापस उसको खींचना बल, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। और जो वस्तु होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ वस्तु बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? प्रतिबल, ध्यान दीजिए, प्रतिबल नाम है प्रतिबल। प्रति मतलब एकांक, एक, है ना? तो एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिबल। यानी इसको दिखाते हैं यस से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस, है ना? स्ट्रेस, प्रतिबल। ठीक है, तो प्रतिबल को एस से दिखाते हैं, यानी होगा एफ बटे कितना? ए का मान 1 रखोगे तो एस बराबर कितना होगा? एफ होगा 1 मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ से परिभाषा बनाना कि यदि एकांक 1 मीटर स्क्वायर, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल ही क्या कहलाता है? प्रतिबल। ठीक है, तो प्रतिबल समझ गए? तो प्रतिबल 3 तरह के होते हैं और 3 तरह की विकृति होती है। तो विकृति क्या है? अरे जाहिर सी बात है, विकृति मतलब कि उसके आकार से कुछ ना कुछ परिवर्तन होना ही क्या है? विकृति है। जाहिर सी बात है कि अगर तुम प्रतिबल या बल लगाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ विकृति तो होगी। कितने तरह की विकृति हो सकती है और कितने तरह का प्रतिबल हो सकता है, इसके हिसाब से हम ये जानेंगे यहाँ पर। तो अभी ध्यान दो, प्रतिबल तुम समझे? प्रतिबल, ठीक है, इसमें एक प्रतिबल होता है तुम्हारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल में ध्यान देना, अनुदैर्ध्य, अनु मतलब होता है और, दैर्ध्य मतलब लंबाई, मतलब उसकी लंबाई की ओर बल लगाया जा रहा है। कोई तार है तो तार के लंबाई की ओर बल लगाया जा रहा है, यह है इसके लंबाई की ओर, इधर की ओर बल लगा के उसकी लंबाई में क्या किया जा रहा है? वृद्धि, यानी विकृति उसकी कहाँ हो रही है? उसके लंबाई में। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। मतलब कोई तार है तो इसको खींच के इधर से खींचा जा रहा है तो इसकी लंबाई में क्या हो रही है? वृद्धि है। अगर ये एल लंबाई का तार है तो डेल्टा एल लंबाई अगर इसको बढ़ाया गया है ना, तो इधर की तरफ जो बल लगा है उसके एकांक क्षेत्रफल पर अगर निकाला जाए वह बल को, तो उसी को हम क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। बात क्लियर है? दूसरा होता है तुम्हारा अभिलंब प्रतिबल या फिर आयतन प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल है, हाँ, अभिलंब प्रतिबल। ध्यान दो, अनुदैर्ध्य प्रतिबल में तुम समझे किसमें परिवर्तन हो रहा था? लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, इसमें हो गया अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल में किसमें परिवर्तन होगा? आयतन में। अभिलंब का मतलब कि लंबवत जो है कि क्या किया गया है? बल लगाया गया है, लंबवत। तो किसी भी शेप में अगर तुम लंबवत बल लगाओ तो उसका आयतन क्या होगा? कम या ज्यादा होगा। बात समझे? गुब्बारा लिए, उसको दोनों तरफ से ऐसे लंबवत बल लगाए, उसका आयतन क्या होगा? कम होगा। आप पकड़ के खींचोगे तो क्या होगा? ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो लंबवत बल लगा रहे हो या खींच रहे हो या दबा रहे हो, दोनों क्या कर रहे हो? लंबवत बल लगा रहे हो, तो परिवर्तन कहाँ हो रहा है? आयतन में, है ना? गुब्बारा है, लंबवत बल लगा है ऐसे, इसके आयतन में क्या होगा? परिवर्तन होगा। मान लेते हैं कि भी आयतन था, इसको पचका दिए तो हाई इतना क्या किया? अंतर किए। मान लीजिए इसमें क्या परिवर्तन हो गया? डेल्टा भी का। बात समझ में आई? तो ये इतना जो बचा इसका आयतन कितना होगा? भी माइनस डेल्टा बी। इतना बचा कितना होगा उसका? भी माइनस डेल्टा बी। ये इसका परिवर्तन है, पूरा आयतन इसका कितना था? भी।
तो दूसरा प्रतिबल तुमको समझ में आया कि कहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, यानी उसके आयतन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तीसरा प्रतिबल है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल का मतलब ये कि उसके रूप को बिगाड़ देना, है ना, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तीसरा प्रतिबल है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल मतलब ये कि किसी भी वस्तु पर या फिर किसी भी पिंड पर उसकी स्पर्श रेखा की दिशा में, यानी बगल से, है ना, बगल से बल लगाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। आलू छीलनी लेके, हाँ क्या है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, है ना, लेकिन कूप दो तो अविलंब प्रतिबल। बात समझ में आई? छील दीजिए उसको, ऐसे चाकू लीजिए, ऐसे छील दीजिए छीलनी लेके, क्या हुआ, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल से उसकी आकृति में क्या हो रहा है, परिवर्तन। स्पर्श रेखीय प्रतिबल से उसकी आकृति और शेप में परिवर्तन होता है, उसका आकार, ये जरा उसका मुखड़ा दूसरे ढंग का हो जाता है ना। वो गाना एक ठो है, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तो समझ लो वही बात है। तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल लगता है तो उसका गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा हो जाता है, आकृति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। तो ये एक मान लो कि पिंड है ना, तो इधर की तरफ बल लगाया जाएगा तो ये कुछ ना कुछ इसका शेप क्या होगा, चेंज होगा। ये कुछ इधर की तरफ ऐसे झुक जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे की तरफ, है ना। इधर की तरफ की थोड़ा सा ऐसे क्या होगा, झुक जाएगा, झुकेगा। मान लो कि कोई मान लो यही बक्सा है, इसको हम यहाँ मेज पर चिपका दिए, है ना, चिपका दिए। अब यहाँ से बल लगाना हम ऐसे शुरू किए, ऊपर से साइड में, यहाँ से तो ये चिपका हुआ है तो ऊपर का सिरा साइड की ओर भागेगा। तो अगर ये मेज ऐसे था, यहाँ पर चिपकाए हुए हो, तो जब इधर की तरफ साइड में बल लगाओगे तो वो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा। तो इसके आकृति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर आकृति में परिवर्तन होता है तो इसीलिए इसका नाम दिया जाता है क्या, अपरूपण प्रतिबल। क्या नाम दिया जाता है, अपरूपण प्रतिबल। मतलब उसके रूप में क्या कर रहा है, परिवर्तन। अप मतलब बेकार कर देना, रूप को, समझे, फिर लवली पोत के है ना। अरे ओ क्या कर रहे हो, वो बेकारे है, समझ लो। हाँ लेकिन तो अभी समझिए तीन तरह के प्रतिबल थे, तीन तरह के प्रतिबल थे, तो तीन तरह के क्या होंगे, विकृति होंगे। तो जब अभिलंब प्रतिबल, जब अभिलंब प्रतिबल लगा है, अरे क्या था, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगा है, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके लंबाई में जितनी वृद्धि हो रही है उसमें, और उसकी लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं, है ना। ध्यान से सुनना, मतलब ये कि किसी वस्तु के लंबाई, आयतन या फिर उसके आकृति में परिवर्तन और उसकी संपूर्ण लंबाई और आयतन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, विकृति, है ना। तो जहां जैसे जैसे होगा वैसे वैसे बदलते जाएगा। अगर अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात करो तो एक तार होगा, तार में उसके किधर की ओर खींचोगे, लंबाई की ओर, तो लंबाई की ओर बल लगाओगे तो इसमें लंबाई में वृद्धि होगी। मान लेते हैं लंबाई में डेल्टा यल की वृद्धि हो गई, इसकी लंबाई कितनी थी, यल। तो विकृति को हम क्या कहते हैं, डेल्टा यल बटे यल को हम क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य, क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति, यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटे कुल लंबाई। अब ध्यान देना, तीसरे को जरा समझने की जरूरत है। मान लीजिए कि ये एक पिंड था, यहां से बल लगाया गया स्पर्श रेखीय। अब बल लगाने के बाद इसका कुछ शेप ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक है, ठीक, ऐसे था, ऐसे हो गया, तो कितना कोण बनाया, थीटा। तो इसी थीटा को हम क्या बोलते हैं, अपरूपण विकृति या फिर ये
अनुदैर्ध्य हो गया, अविलंब हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? अपरूपण विकृति। इस थीटा को हम क्या बोलेंगे? अपरूपण विकृति। तो ये देखो कि ये वाली यहां से यहां तक की लंबाई कितना चेंज हुआ है, मान लेते हैं कितना x, और यहां से यहां तक की लंबाई को क्या माना गया है? यल। तो इसको हम लंब कहेंगे क्या? इसको क्या कहेंगे? आधार। लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर कितना होगा? x बटे यल। तो थीटा बराबर tan इनवर्स x बटे यल। इसी को हम क्या बोलते हैं? अपरूपण विकृति। समझ में आया बात? फिर से समझ लीजिए अपरूपण विकृति को। अपरूपण विकृति को फिर से समझो। देखो इधर ये एक पिंड था, ठीक है, उसमें देखिए कि उसको खींचा गया है ना, किधर की ओर? उसके स्पर्श रेखा की ओर। जब स्पर्श रेखा की ओर खींचोगे तो उसके किस में परिवर्तन होगा? आकृति में, ठीक है। देखिए इधर की तरफ तुम बल लगाए, खींचे, तो जब जैसे खींचे तो ये खींचने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा क्या, है ना? क्योंकि इधर की तरफ तुम खींचे हो तो कितना परिवर्तन हुआ था? ऐसे हो गया है। तो ये रहा तुम्हारा थीटा में, इसको थीटा बोलते हैं। ये रहा तुम्हारा लंबाई में क्या परिवर्तन? इसकी लंबाई कितनी थी? तो इसी थीटा को हम क्या बोलते हैं? अपरूपण प्रतिबल। अरे थीटा ही ना बताएगा कि उसके आकृति में क्या परिवर्तन हो रहा है ना? तो tan थीटा बराबर कितना होगा बता दीजिए? x बटे लंब बटे आधार, यानी x बटे यल, यानी थीटा बराबर कितना होगा? tan इनवर्स x बटे यल। इसको हम क्या बोलते हैं? अपरूपण विकृति। याद हुआ? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल। इन तीनों प्रतिबलों के कारण तीन विकृति हो गई। तीन विकृति कौन कौन सी हुई? अभिलंब अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरा अभिलंब विकृति, तीसरा अपरूपण विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति में लंबाई में परिवर्तन होता है तो डेल्टा यल बटे यल। दूसरा अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब विकृति में उसके आयतन में परिवर्तन होता है, उसको आयतन विकृति भी कहते हैं, ठीक है। आयतन में परिवर्तन होता है तो डेल्टा v बटे v। तीसरा उसके रूप में परिवर्तन, उसके आकृति में परिवर्तन होता है तो इस थीटा को हम क्या बोलेंगे? अपरूपण प्रकृति विकृति, यानी थीटा बराबर होगा tan इनवर्स x बटे यल। क्लियर है? एकदम है। थीटा का मान हमको निकालना है, तुम्हारा मन है तो कास थीटा से निकाल लो। tan थीटा से आसान न पड़ रहा है। अगर कास निकालोगे तो कास का कास निकाल लो। चलो l स्क्वायर पर x स्क्वायर निकालने का मन है तो कास से निकाल लो। तुमको खाली थीटा का मान चाहिए, तुम्हारी मर्जी, जैसे मन करो उससे निकालो। लेकिन tan थीटा आसान पड़ता है, लंब बटे आधार सीधा लिख दीजिए, आंसर हो गया। इसलिए tan थीटा ले लेते हैं, ठीक है। मर्जी है तो कास थीटा से निकाल लेना। और tan थीटा में एक चीज और है कि साइन और कास दोनों रहता है तो चतुर्थांश का झंझट नहीं होता है, जो मैथ में पढ़ाया गया, देखे हो ना? हाँ, इसीलिए tan लेते हैं। मिटाएं हम। चलो अगला टॉपिक चलें। अगला टॉपिक है आपका हुक का नियम। गजबे नाम है ना? पता नहीं कौन कौन नाम रख देता है इन सबका। इधर ध्यान दो। हाँ ई साहब इधर ध्यान दीजिए। इधर कहने का मतलब ये कि अगर आप अंग्रेज हैं, है ना, अब भारत में आके आप कुछ कह देंगे, ठीक है, तो नियम बन जाएगा। अब भारत में रह के आप कितनों बढ़िया विद्वान रहेंगे ना, तो कुछ कहेंगे तो आप पागल बन जाएंगे। बात समझे? कहने का मतलब ये कि अगर किसी चीज को तुमको पब्लिसिटी में लाना है ना, तो पब्लिसिटी में लाने के लिए पहले उसको अमेरिका में भेजिए, और फिर अमेरिका से लेके आइए और देखिए उसका पब्लिसिटी। का आदमी यहाँ से कहेगा कि भैया नीप का दतवन करो, तब पायरिया नहीं होगा, तो नीप का दतवन करी, चल भैया डॉक्टर भैया है। और फिर उसके बाद कोनो अमेरिका वाला जो है कि कह देगा कि भैया नीप का दतवन कीजिए, पायरिया ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। कुछ सोची के कहा होगा, ठीक है। वो कदर समझते हैं, आप नहीं समझते हैं, वो कदर समझते हैं। अगर उन सबको बनारस में चले जाओ, कभी संकट मोचन मंदिर चले जाओ, और फिर चाहे घाट पर चले जाओ,
तो बस उन अंग्रेजों को देखना, सारे सुकून, चाहे कभी वृंदावन चले जाइए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, है ना, वो तो भारत वाले लोग क्या करते हैं, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली और अनारकली डिस्को चली लेकिन ये भारत वाले करते हैं, लेकिन वो अमेरिका वाले ऐसे नहीं करते हैं। वो सब क्या करते हैं कि भाई उनको जब सुकून चाहिए ना, तो वो छोड़ छाड़ के अपना आते हैं और ध्यान मग्न होकर बैठते हैं और ध्यान करते हैं और चीज़ों को सीख कर जाते हैं। जब यहीं से सीख कर जाते हैं और जो कोई थ्योरी निकालते हैं तो भाई बड़ा नाम होता है। कि ये अभी इन्हीं साहब का देख लीजिए कि जो नियम दे के गए हैं, वो 5-7 में पढ़ने वाला लड़कों कह दे कि अरे भैया ये तो हम जानते रहनी है, ये कौन बड़ी यार सा नियम है? लेकिन भाई नाम हो गया कि नियम दिए हैं, है ना, उक्का नियम। अब क्या नियम था? नियम ये था, कमाल का नियम था, सुनो। नियम ये था कि अगर किसी वस्तु में अगर बल आप लगाते हैं, ठीक है, तो विकृति होगा, और जितना बल लगाओगे उतने विकृति होगा। अभी बताओ कि क्या इसमें नया है? हमको ये बताओ, क्या इसमें नया है कि किसी वस्तु में बल लगाओगे तो विकृति होगा, और जितना बल लगाओगे उतना विकृति होगा? इसका मतलब यह है कि प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति, है ना। एक हथौड़ा मारिए तनी कम विकृति होगा, 5 किलो वाला हथौड़ा लाइए मारिए तनी ढेर विकृति होगा, है ना। क्या समझे, है ना। हमसे एक आध लपड़ खाइएगा तो तनी कम बुझाएगा, हैं, और फिर उसके बाद तनी एक आध ईंटा लेके कूच देंगे तो तनी ढेर बुझाएगा। तो प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति। तो क्या कहता है हुक का नियम कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, है ना, अगर किसी वस्तु पर आप प्रतिबल लगाते हैं तो प्रतिबल उसमें होने वाले विकृति के समानुपाती होता है, यानी प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू क्या? विकृति। समझिए। तो अगला नियम हम देंगे कि अगर आप झाड़ू लगाते हैं, जितना आप झाड़ू लगाएंगे उतने कंकड़ पत्थर साफ होंगे। झाड़ू लगाना इज प्रोपोर्शनल टू कंकड़ पत्थर साफ होना। तो नियम हो गया एक ठो। अरे तो हाँ, आपका नियम तो क्या कहता है कि प्रतिबल इज, क्या कहता है, प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू क्या? विकृति। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर अगर किसी वस्तु पर आप प्रतिबल लगाते हैं तो उसमें क्या होती है? विकृति होती है, और वह प्रतिबल जो है उस विकृति के क्या होती है? समानुपाती होती है। मतलब कि जितना बल लगाइए उतना उसमें क्या होगा? विकृति होगा। जितना बल लगाइए उसमें उतना विकृति होगा। बात क्लियर है? तो प्रोपोर्शनल को हटाओगे, प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक गुणांक लगेगा, कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट को चलो ई मान लेते हैं, ई और इनटू क्या? विकृति। ठीक है, बात समझ में आई? तो ई बराबर कितना होगा? प्रतिबल बटे विकृति, और इसी ई को हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। इसी ई को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो प्रतिबल बटे विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक। बात समझ में आया? प्रतिबल बटे विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक। तो 3 तरह के अनुदैर्ध्य 3 तरह के प्रतिबल थे, 3 तरह की विकृतियां थी, इसका मतलब है 3 तरह के गुणांक होंगे। तो जब अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है, ध्यान दो जी, ध्यान दीजिए, जब अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। तो लंबाई में जब परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक कब किस में परिवर्तन होता है? तो लंबाई में, यानी किसके लिए? अनुदैर्ध्य के लिए गुणांक को हम क्या बोलते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। बात क्लियर है? ठीक है। दूसरा होता है कौन सा? आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक ना, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक या फिर अविलंब, तो उसको बोलते हैं आयतनात्मक या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब ध्यान दीजिए कि
कि उसको ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आज सब में वही है। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बात करोगे तो ये भी होगा कितना, प्रतिबल बटे विकृति। लेकिन ये प्रतिबल विकृति कौन कौन सा होगा तुम बताओ ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अगर हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की बात करेंगे तो हमको बता दीजिए उसमें क्या हो जाना चाहिए, है ना, यानी कि अभिलंब प्रतिबल बटे क्या, अभिलंब विकृति, अभिलंब प्रतिबल बटे अभिलंब विकृति, यानी इसको क्या कहेंगे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, है ना। और तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक, तीसरे को क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक, तीसरे को क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक, ठीक है। तो दृढ़ता गुणांक की क्या है, दृढ़ता गुणांक फिर वही, लेकिन दृढ़ता गुणांक में इस बार क्या होगा, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, है ना, या फिर अपरूपण प्रतिबल, नाम दो उसको अपरूपण चाहे स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे क्या, स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे स्पर्श रेखीय विकृति। तो बात तुम समझ गए होगे, समझे कि नहीं समझे, मतलब ये कि कुल मिला के प्रतिबल बटे विकृति को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। आज अनुदैर्ध्य का पूछेगा तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा, अभिलंब का पूछेगा तो अभिलंब का दोनों हो जाएगा, और इसका पूछेगा तो स्पर्श रेखीय का हो जाएगा। इसको दृढ़ता गुणांक बोलते हैं, इसको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसको बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्या इतनी बात क्लियर है। हूक का नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु पर तुम बल लगाते हो तो उसमें क्या होता है, विकृति होता है ना, विकृति होता है। अब वह विकृति जो है उस पर लगाए गए बल के क्या होता है, प्रतिबल के समानुपाती होता है। सिंपल बात है, अरे इसको जानना क्या है जी, सिंपल समझो ना कि जितना बल लगाओगे उतना क्या होगा, विकृति होगा, यानी प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति, खत्म, मामला समाप्त है। जितना बल लगाइए उतना विकृति, प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति, है ना। जितना आग लगाओगे उतने घर फूटेगा, है ना। दो चूड़ी उधर चढ़ाइए, दो चूड़ी इधर चढ़ाइए, और फिर अगले दिन ले गोजी गोजी पिटैया चालू, है ना। हैं एक तो कोनो गाना आया था ना, वो पता नहीं कौन सा था, अरे उनका घर से हमारा घर से लाठी लाठी मार भाई हैं तो जो भी हो हमको क्या पता है, तो समझिए, ठीक है ठीक है। तो हाँ, तो ठीक है, तो इधर देखो, हाँ चलो इधर देखो, तो अब समझ में आया होगा, तीनों प्रतिबल विकृति सारा क्लियर है, ठीक है। तो अभी समझिए कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम इससे दिखाते हैं, ठीक है, नहीं वाई नहीं, इसको हम ये क्या बोलते हैं, गामा, है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, लेम्डा, ठीक है। तो इससे दिखाते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहता है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति होगा। मान लेते हैं कोई पिंड है, अरे कोई तार है, इसमें बल लगाया गया mg, क्या लटका के छोड़ दिए, बल लगाया क्या गया, लटका कर छोड़ दिए, तो उस पर mg बल लगेगा ना। कोई भी पिंड को लटका कर छोड़ोगे तो उस पर mg बल तो लगेगा, पृथ्वी का गुरुत्व बल, और उस बल के कारण इसमें परिवर्तन हो गया, मान लेते हैं कितने का, डेल्टा यल का। इसकी लंबाई कितनी थी, यल, तो विकृति बता दो कितना होगा। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, मान लीजिए इस पर लगाया गया बल कितना है, mg, मान लो ये f है, और इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कितना था, a। तो f बटे a को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल, अब बटे विकृति यानी डेल्टा यल बटे यल, यानी ये बराबर मिलेगा f इंटू यल, ऊपर जाएगा, a इंटू डेल्टा यल। a का मान क्या, इसकी त्रिज्या अगर हमको पता हो तो पाई आर स्क्वायर होगा, और f का मान कितना है mg, और ये हुआ
यल, ए का मान पाई आर स्क्वायर, और ये हुआ डेल्टा यल। ये क्या मिला? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब इस फार्मूले से हम कल देखेंगे कि स्टील जो है रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है। इस फार्मूले से हम पता करेंगे, क्योंकि जिसका प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा वो अधिक प्रत्यास्थ होगा, और जिसका प्रत्यास्थता गुणांक कम होगा वो कम प्रत्यास्थ होगा। तो एक स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक लेंगे और एक रबर का प्रत्यास्थता गुणांक लेंगे, और दोनों में क्या करेंगे? तुलना करेंगे, और हमको ये पता चलेगा कि कौन ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। बात समझ में आई? तो तुमको ये पता चलेगा कि स्टील क्या होता है? ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। क्लियर है? चलो तो बाज रहने दिया जाए। अब कल